हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज है 12 दिसंबर 2025 और आज के दिन से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर इवेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है सुब्रमण्य भारती को लेके। तो सुब्रमण्य भारती की बर्थ एनिवर्सरी जो है हर साल 11 दिसंबर को सेलिब्रेट की जाती है। इसी वजह से हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन लोगों को ग्रीट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीट किया है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रीट किया है। इसीलिए जो टॉपिक है वो न्यूज़ में बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं सुब्रमण्य भारती के बारे में क्या क्या फैक्ट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रमण्य भारती की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉलोनियल एरा के 90th और 20th सेंचुरी के एक बहुत बड़े पोइट हैं ये, खासकर तमिल भाषा के पोइट। वैसे तो कहा जाता है कि 32 से ज़्यादा भाषाएं उनको आती थी, लेकिन सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है वो तमिल भाषा को लेके ही हमें सुब्रमण्य भारती का देखने को मिलता है। इनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको महाकवि की उपाधि भी दी गई है, महाकवि भी इनको कहा जाता है। और इनकी जो कविताएं हैं उनके अंदर हमें पेट्रोटिज्म का या देशभक्ति का थीम देखने को मिलता है। जैसे एक पोयम का नाम आपने सुना होगा, स्वदेश गीतम करके। तो इस स्वदेश गीतम ये जो पोयम है इसका कैसा कहा जाता है कि इसका कंपोजिशन जो है सुब्रमण्यम भारती ने ही किया था और बाद में इसका पब्लिकेशन 1908 में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से सुब्रमण्य भारती की तरफ से अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के सेशंस हैं उसको भी इन्होंने अटेंड किया है। 1905 का जो सेशन है उसको भी इन्होंने अटेंड किया है। 1907 का जो सेशन है उसको भी इन्होंने अटेंड किया है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 1905 का जो कांग्रेस सेशन है किसने प्रिसाइड किया था उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से नेशनल मूवमेंट के अंदर भी उन्होंने यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है उसको प्ले किया है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिज्म के अंदर भी उनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है दैट ही वाज द डिसाइपल ऑफ सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद के साथ यूरोप से इंडिया आई थी और उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल हायर के रूप में यहाँ काम करती हैं। तो उनके फॉलोअर ये हुआ करते थे। सोशल रिफॉर्म को लेके भी इनके इनिशिएटिव्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ही वॉज अ पोएट, ही वॉज अ जर्नलिस्ट, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर। तो ऐसे करके हम लोग सुब्रमण्य भारती की बात कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सुब्रमण्य भारती। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चंद्रयान 4 को लेके। तो चंद्रयान 4 को लेके अभी पार्लियामेंट के अंदर कुछ डिस्कशन हमें देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट है उसने क्लैरिफाई किया है अबाउट चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन इन दी पार्लियामेंट। जब उनसे इसको लेके सवाल पूछा गया है तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि चंद्रयान मिशन और ये जो हमारा लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जिसको आम भाषा में चंद्रयान प्रोग्राम कहा जाता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो चंद्रयान 4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो चंद्रयान 4 प्रोग्राम जो है उसको प्रपोज किया गया है कि 2027-28 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये जो मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि लूनर सैंपल्स यानी कि मून सॉइल या मून अर्थ रॉक्स वगैरह के जो सैंपल्स हैं उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना। एक लैंडर और रोवर वहाँ पर भेजा जाएगा, वो वहाँ पर जाके जो लूनर सॉइल है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इंडिया पे लेके आएंगे। उसके बाद उसके ऊपर फाइनल रिसर्च वगैरह होगी। इसके अलावा चंद्रयान 5 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो मिशन है ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन इसरो एंड जाक्सा जो कि जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। और इन दोनों के बीच में कंट्रीब्यूशन की वजह से ये मिशन हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो लूनर सैंपल्स हैं उनको इंडिया में उनके अर्थ के ऊपर लाया जाएगा और उनके ऊपर स्टडी होगी। तो इस तरह से चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को लेके गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है पार्लियामेंट के अंदर कि सरकार ने ये दो मिशन भी पास कर दिए हैं और इनको लेके इसरो जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम लोग अभी तक जो मिशन लॉन्च कर चुके हैं चंद्रयान के रूप में उनकी बात करें तो लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को चंद्रयान प्रोग्राम भी कहा जाता है। उस प्रोग्राम के अंदर अभी तक 3 मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2 मिशन जो है वो प्रपोज्ड हैं, उनको लेके काम चल रहा है। तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो है वो 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर दो कंपोनेंट हुआ करते थे, ऑर्बिटर और इम्पैक्टर। तो ऑर्बिटर का काम था कि वो मून के अराउंड चक्कर लगाएगा, फोटोग्राफ्स वगैरह वहाँ पर खींचेगा और अर्थ पर भेजेगा। और इम्पैक्टर का काम था कि एक हैवी इम्पैक्ट करेगा वो लूनर सरफेस के ऊपर ताकि उसकी स्टडी की जा सके। ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल होता है और इसरो जो है 5th नेशनल स्पेस एजेंसी बन जाता है ऐसा काम करने के बाद पूरी दुनिया के अंदर।
चंद्रयान सेकंड की अगर हम लोग बात करेंगे, 2019 में चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया था, है ना। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो उसको लेके, तो एक एंथुसियाज्म पूरी कंट्री के अंदर हमें दिखने को मिलता है। सारे लोग टीवी के ऊपर देख रहे थे कि ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस मिशन के अंदर 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। ऑर्बिटर, जिसकी बात हमने 2008 में भी की है। विक्रम लूनर लैंडर, तो एक लैंडर यहाँ पर भेजा गया था जो स्पेस जो सैटेलाइट से निकलेगा और लैंड करेगा मून सरफेस के ऊपर। और प्रज्ञान एक रोवर, और उस लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलेगा और वो आसपास घूम के वहाँ के जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करेगा, टेस्टिंग करेगा उनकी। तो इस तरह से 3 कंपोनेंट इसके अंदर हुआ करते थे। ऑर्बिटर, लैंडर जिसका नाम विक्रम था, रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था। ये जो मिशन है वो अनफॉर्चुनेटली 2019 में जो है अनसक्सेसफुल रहता है, क्योंकि ये ऑर्बिटर तो अच्छे से काम करता है लेकिन लैंडर जो है वो ठीक से लैंड नहीं कर पाता है मून के साउथ पोल पे। सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर नहीं हो पाती है, हार्ड लैंडिंग हो जाती है, और सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से ये जो लैंडर है वो क्रैश कर जाता है। तो एक पार्ट तो इसका ठीक से काम किया था ऑर्बिटर वाला, बाकी ये जो लैंडर और रोवर वाला प्रोग्राम था वो यहाँ पर फेल हो जाता है। इसरो जो है 2023 में फिर से नेक्स्ट मिशन भेजता है इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, जिसको चंद्रयान 3 नाम दिया गया है, लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। और इस बार लैंडर जो है वो ठीक से मून के साउथ पोल पे लैंड करता है, और वहाँ से रोवर निकलता है और टेस्टिंग वगैरह करता है। तो जैसे ही इंडिया जो है अपने लैंडर को लैंड कराता है मून के साउथ पोल पे, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला कंट्री बन जाता है जिसने पहली बार मून के साउथ पोल पे लैंड किया था। नॉर्थ पोल के ऊपर तो बहुत सारे कंट्रीज अभी तक लैंड कर चुके हैं। अभी तक टोटल 4 कंट्री लैंड कर चुके हैं इंक्लूडिंग इंडिया पूरे मून सरफेस के ऊपर, लेकिन साउथ पोल के ऊपर सिर्फ इंडिया ने ही लैंड किया है। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन अभी तक साउथ पोल के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसरो का ऐसा मानना था कि साउथ पोल के अंदर हमें जो लूनर वाटर है उसके एविडेंसेस देखने को मिले हैं, वहाँ उसके लूनर वाटर के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए इसरो ने शुरू से ही साउथ पोल को जो है अपना टारगेट चूज़ किया था कि अपना लैंडर और रोवर जो है साउथ पोल में ही भेजा जाएगा। तो इस तरह से इंडिया 4th कंट्री बन जाता है पूरी दुनिया के अंदर जिसने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो इस तरह से चंद्रयान प्रोग्राम और चंद्रयान मिशन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो जैसा कि हमने बताया कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, लगातार सवाल जवाब होते रहते हैं, तो बहुत सारी स्कीम्स हमें सुनने में आती हैं। उन्हीं स्कीम में से एक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री ने इस स्कीम को ऑपरेट किया है, लॉन्च किया है। 2017 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और लगातार ये जो स्कीम है ऑपरेशनल है 2017 से। इस स्कीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज है, जिसके अंदर अलग अलग जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है फूड प्रोसेसिंग को लेके उनको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन और ज़्यादा स्मूथ करने की कोशिश की जाती है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इस मिशन का या इस स्कीम की जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्री वेस्ट। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं इस स्कीम के, कि एग्रीकल्चर को और बढ़ावा मिले, जो प्रोसेसिंग है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो और थोड़ी मॉडर्नाइज हो, और एग्री वेस्ट कम से कम हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई बार प्याज के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और एक सीज़न में देखते हैं कि प्याज कोई खरीद नहीं रहा है, प्याज को सड़क के ऊपर फेंका जा रहा है। अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होगी, अगर फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी अच्छी होगी, तो इस तरह के जो फ्लक्चुएशंस हैं प्राइसेस के अंदर वो कम हमें देखने को मिलेंगी, और इकोनॉमी जो है थोड़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम लोग इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस की बात करेंगे इस स्कीम की, तो इमेंस सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, और ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, और ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। इसी तरह से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी के अंदर एक और ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह जो फार्मर्स हैं उनको बेटर प्राइसेस मिल पाएंगे उनके प्रोडक्ट्स के। जैसे अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ठीक नहीं है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी नहीं है किसी रीजन के अंदर, तो फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, चाहे जो भी फसल का प्राइस हो उसी समय उनको बेचना पड़ता है। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है किसी रीजन के अंदर, तो वहाँ पर फार्मर्स जो है फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फसल को कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। जैसे मिथिला रीजन के अंदर जो लीची है,
लीची को लेके अभी अभी अलग अलग वहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ना। हाइब्रिडाइजेशन भी वहाँ पर लागू है कि लीची की ऐसी फसल उगाई जाए जिसका शेल्फ एरिया थोड़ा ज़्यादा हो, लीची जल्दी ख़राब ना हो, जिस कारण जो किसान हैं उनको अच्छी कीमत जो है उस लीची की मिल सके। तो जैसे आलू के केस में होता है कि कई बार किसान जो है आलू उगाता है और जब देखता है कि मार्केट प्राइस अच्छा नहीं है तो कोल्ड स्टोरेज में उसको स्टोर कर देता है, और जब मार्केट प्राइस अच्छा होता है तो वहाँ से निकाल के उसको सेल आउट कर देता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अगर कोल्ड स्टोरेज बनेगा, जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनेगी, है ना, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा जो एग्री वेस्ट है वो भी हमें कम देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर वेस्टेज कम देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि 30 से 40% जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वेस्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। और इंडिया में जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पर माल न्यूट्रिशन के केसेस हमें इतने ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पर इस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वेस्ट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो इस कारण भी ये जो स्कीम है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मेंस एग्जाम के अंदर इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा काम के रहेंगे। पीटी के लिए आप एक तो मिनिस्ट्री जो है उसका ध्यान रखेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑपरेशनलाइज किया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। कब इसको लॉन्च किया गया है, 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास अटल भूजन योजना। अटल भूजन योजना की अगर बात करेंगे तो अटल भूजन योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, और इस योजना का ऑब्जेक्टिव था कि ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, पर्टिकुलरली 7 स्टेट्स को यहाँ पर टारगेट किया गया है कि जो 7 स्टेट्स हैं उनके जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है कंटेमिनेट हो गया है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है नीचे चला गया है, उसको रीजनरेट करना और कंटेमिनेशन को रोकना। तो इस तरह से अटल भूजल योजना जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लॉ कमीशन। लॉ कमीशन को लेके भी सरकार ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है पार्लियामेंट के अंदर कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर दी गई है ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो लॉ कमीशन को देख लेते हैं, लॉ कमीशन को लेके क्या क्या फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो लॉ कमीशन सबसे पहले एक स्टेटरी बॉडी है, नॉन स्टेटरी बॉडी है, यानी किसी कानून के तहत इसको नहीं बनाया गया है, कन्वेंशन के तहत इसको बनाया गया है, सो इट इज़ अ नॉन स्टेटरी बॉडी। इसके अलावा फर्स्ट लॉ कमीशन जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 1955 में हमें देखने को मिलता है, 3 साल इसका टेन्योर हुआ करता था। और अगर फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया की बात करेंगे तो वो हमें ब्रिटिश राज यानी कि कॉलोनियल एरा के अंदर देखने को मिलता है, चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। और पहले जो लॉ कमिश्नर थे इंडिया के उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैकाले माइन्यूट वगैरह आपने पढ़े होंगे डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के अंदर, तो ये वही मैकाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो लॉ कमीशन के अंदर बेसिकली 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन है उसके बारे में कहा जाता है दैट ही शुड बी अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो इस तरह से हमें एलिजिबिलिटी देखने को मिलती है चेयरपर्सन को लेके। इसके अलावा अभी जो लॉ कमीशन चल रहा है वो 23rd लॉ कमीशन चल रहा है, 2024 में इसको अपॉइंट किया गया था, और 2027 तक इसका टेन्योर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। So this is all from today's current affairs. Thank you all of you. Have a nice day.